वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपके सामने लेके आ गया हूं। होपफुली आपने पहला लेक्चर वीडियो देख लिया होगा, सारे क्वेश्चंस को ट्राई आउट कर लिया होगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जब फोर्स कांस्टेंट न रहे, फोर्स वेरिएबल रहे, हर मोमेंट पे वो चेंज होता रहे, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं। दूसरा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग फोर्स का। तो अगर स्प्रिंग फोर्स लगा, अगर हम एक फोर्स लगा रहे स्प्रिंग पे अटैच ब्लॉक पे, तो अगर वो ब्लॉक एक्सटेंड हो रहा है तो स्प्रिंग कितना काम करता है, तो वी विल सी दैट थिंग। तो वन बाय वन करके हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो क्या कहता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में? सो वेरिएबल फोर्स मींस फोर्स विच कीप ऑन चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, या तो डायरेक्शन चेंज करे या मैग्नीट्यूड। नाउ सपोज वी हैव a वेरिएबल फोर्स that displaces the body from position 1 to position 2. Calculate the work done by this force. The path from P1 to P2 can be divided into infinitesimally small elements. Each element is so small that during the displacement of the body, the force is supposed to be constant. तो हम लोग जब फोर्स वेरिएबल होता है, तो फोर्स वेरिएबल के केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उसको इतने छोटे 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 टुकड़ों में बांटेंगे ताकि वो छोटे टुकड़े के दौरान जो फोर्स लग रहा होगा वो कांस्टेंट मान सकते हैं। इतना इतना छोटा टुकड़ा करेंगे डिस्प्लेसमेंट का कि अगर थोड़े से छोटे डिस्प्लेसमेंट में हम देखें तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उतने दूर में फोर्स बदल नहीं रहा होगा, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये कैलकुलस का हेल्प से बनाया जाता है। सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स क्लास 11th का और 12th का कैलकुलस का यूज करता है। इसलिए हम लोग बेसिक मैथ में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा। आप फुली समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो each element is so small that during the displacement of the body to it, the force can be supposed to be constant. Okay, force constant माना जाता है if dr is the small displacement of point of application of force and f be the force of point of application and f be the force acting on it during the displacement of dr vector. The work done by this force is defined as, छोटा सा work done को कैसे डिफाइन किया है सर? f dot dr, छोटा सा displacement vector. The total work done in displacing the body from P1 to P2, एक P1 से लेके P2 तक डिस्प्लेस करने के लिए नेट वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मेरा ये W आ जाएगा, और वही चीज यहाँ लिखा है। If R1 and R2 be the position vectors of the point P1 and P2, तब हम लोग P1 और P2 को R1 वेक्टर और R2 वेक्टर से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर, F डॉट डी आर वेक्टर कहां से कहां, R1 वेक्टर से लेके R2 वेक्टर तक। हाँ या ना? तो दिस इज द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसी पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके इसको ढंग से समझेंगे। तो अगर आपको पहले बार में ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड सी कि कैसे सर इसको सॉल्व किया जाता है। सो कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या दिया हुआ है? व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वैरीज विद पोजीशन, the work done by the force for infinitesimal displacement ds is dw is equal to, तो छोटा सा वर्क डन को कैसे डिफाइन किया गया सर? f डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द टोटल वर्क डन कैसे निकाल पाएंगे सर? इसी चीज को इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क फ्रॉम a टू b को हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग f डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां सर? a से लेके b तक, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ, अगर वेक्टर चेंज कर दें, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा फ्रॉम ए टू बी। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरा एफ वेक्टर एफ दिया हुआ है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू सम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ एक्स का कंपोनेंट प्लस एफ वाई का कंपोनेंट, एफ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम मान लें तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन द आई डायरेक्शन प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन द जेड डायरेक्शन प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन द
जेड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा? सर वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो सर आई टू आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, कहां से? x1 से लेके x2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई, कहां से कहां तक बच्चा? सर y1 से लेके y2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी जेड, कहां से? z1 से लेके z2 तक। सर तो ये फॉर्मूला चलता है निकालने के लिए, और इस फॉर्मूले को हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तब आपको अभी बस आप इसको देखो, एंड देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हेन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, देन यू विल हैव द क्लैरिटी इसे यूज कैसे करते हैं। चलो, होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। ग्राफिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं। अगर मेरा एफ और एस का डिस्प्लेसमेंट, एफ और एफ भर से एक्स डीएस का ग्राफ या एस का ग्राफ दिया हुआ है, तो जो आपका ग्राफ दिया रहेगा, जो आपका ग्राफ दिया रहेगा, जो आपका ग्राफ दिया रहेगा, उसका एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बताएगा? उसका एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बताएगा? तो अगर आप देखोगे, एरिया क्या होता है? सर एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वाई एक्सिस इंटू डेल्टा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे एफ डॉट एस है, ये हमको वर्क डन दे देगा। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया मुझे क्या दे देगा? वर्क डन। एरिया इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। एरिया इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ फोर्स। एरिया is equal to work done. So to calculate the work done by a graphical method, for the sake of simplicity, we have assumed the direction of force and displacement as same. So if they are not giving the same direction, the graph must be plotted between fs cos theta. ये दूसरा चीज बता रहा है, बट अगर आप जब एरिया लोगे ना, ऑलवेज टेक द एरिया विथ साइन। अगर ग्राफ नीचे है, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को आपको प्लस एंड माइनस में लेना होगा। ये प्लस होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कब? जब आपका एफ वर्सेस एस का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ। आपको एरिया अलोंग विद द साइन लेना है, आप साइन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्क नेगेटिव भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। चलिए इसमें ट्राई करते हैं, देन वी ट्राई टू कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ फोर्स इज गिवन। अब चेक इट आउट, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो 3x स्क्वायर, सिंस विथ एवरी x इट विल बी चेंजिंग, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। सो वी नीड टू कैलकुलेट द बाय यूजिंग द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मेथड, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो अगर मैं छोटे से वर्क डन को लूं, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, कहां से? x1 से लेके x2 तक, प्लस एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ वाई कंपोनेंट डॉट डी वाई कंपोनेंट, कहां से कहां तक? x2 सॉरी y1 से y2 तक, y1 से y2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, कहां से? z1 से z2 तक। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। चलिए इस पे काम करते देखते हैं। सर इफ आई सी व्हाट इज एक्स कंपोनेंट इज 3x स्क्वायर, तो इट इज 3x स्क्वायर डॉट dx, कहां से कहां? सर x1 a टू b ले गया, तो 0 से लेके 1 तक ले गया है। f डॉट dx 3x स्क्वायर डॉट dx होगा, प्लस एफ वाई कंपोनेंट कितना है सर? -4y, तो क्या हो जाएगा? प्लस -4y डॉट डी वाई, कहां से कहां? सर 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, प्लस प्लस 3k, सो 3 इंटू डी जेड, कहां से कहां? सर 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक, हाँ या ना? 2 से लेके 1 तक। जस्ट ए मिनट, या सो डी 3 डॉट डी जेड कहां से कहां? सर 2 से लेके 1 तक। चलो इसको करते हैं। सर 3 का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाई 3 0 टू 1, प्लस या प्लस नहीं, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, -4y² अपॉन 2, कहां से कहां? 1 से लेके 2 तक, प्लस 3z, कहां से कहां तक? 2 से लेके 1 तक। आप अगर देखोगे
तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 4/2। ध्यान दीजिएगा तो 2 आ जाएगा और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 इज 3 प्लस माइनस 3। तो 6 माइनस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 जूल आएगा आपका। minus 8 joule. Minus 8 joule of work is done from moving this body under the influence of variable force from A point to B point. आप एक एक स्टेप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, क्या ये जरा देखते हैं। A force F is acting displaces a particle along the x-axis from origin to a point A and then along y-axis from point A to point B. Find out the work done by this force. So if you can see force is constant or variable, तो force kx I cap plus ky j cap है, तो हमारा force जो है variable है। So force is given, force अगर आप देखोगे फोर्स वेक्टर क्या है अपना सर, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। अगर ये मेरा फोर्स वेक्टर है, नाउ इट डिस्प्लेसेस द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूं तो मेरा पार्टिकल शुरुआत में कहां था, ओरिजिन यानी ओ पे था, जिसका क्या है 0,0 से डिस्प्लेस करके इसको 1,0 तक ले गया है। मान लीजिए इस पॉइंट ए तक ले गया 1,0 एंड देन इसको डिस्प्लेस किया गया वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्रॉम ए टू बी। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग किया गया बी तक जो है ए। सो इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना हुआ है, तो आई कैन से, चलो इसको देख लेते हैं। सो वी कैन डू फॉर टू प्रोसेसेस, हम लोग पहले टू पाथ के ओ से ए एंड देन ए टू बी। फॉर ओ टू ए, फॉर ओ टू ए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर ओ टू ए अगर कैलकुलेट करें तो मैं अपना छोटा सा डी डब्ल्यू क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई डॉट डी वाई। तो दो पार्ट में करना है तो उसको दो जगह करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, दो पार्ट में करना है। तो पहला सर ओ टू ए करते हैं, फिर ए टू बी करेंगे। चलो ओ टू ए में हमारा छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डॉट डी वाई। कहाँ से कहाँ सर, x1 से लेके x2 तक, सर y1 से लेके y2 तक। अगर मैं इंटीग्रेट करूं सर, एफ एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, एफ एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है सर, दिस इज आई वाला चीज कंपोनेंट एफ एक्स होता है सर, के एक्स डॉट डी एक्स। कहाँ से कहाँ सर, ओ से ए में एक्स कितना हो रहा है, 0 से लेके ए तक जा रहा है, सो इट विल बी समथिंग लाइक 0 टू ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है सर, के वाई डॉट डी वाई। आप ध्यान दोगे सर, ओ से ए में बस एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, सो डी वाई इज 0। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो ये पार्ट ऑमिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, डी वाई इज 0। बात समझ में आ रही है, आपका डी वाई कंपोनेंट ही 0 हो गया है, चेंज इन वाई है ही नहीं। तो आपका नेट वर्क डन इन द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका अपने पास सर, के इज ए कांस्टेंट, के एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके ए तक। सो इट इज कमिंग एज के ए स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वर्क डन, या इंटीग्रेट करोगे तो ये वर्क आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा ओ टू ए, ओ टू ए। नाउ फॉर ए टू बी हम लोग अगर ध्यान दे, अब कहां से कहां जाना है, फॉर ए टू बी अगर ए से बी की बात करें तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा सर, छोटा सा फोर्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो वर्क आ जाएगा, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ, x1 से लेके x2 तक
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डॉट डी वाई कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2 तक। अगर मैं x कंपोनेंट का बात देखूं तो सर a टू b में x कंपोनेंट नो चेंज, दिस dx इज 0। इस कंपोनेंट में dx कितना है, 0 है, तो ये पहला पार्ट तो होगा ही नहीं। तो अगर मैं ध्यान दूं तो बस y वाला पार्ट होगा, एफ वाई कंपोनेंट कितना, y कंपोनेंट इज के वाई, के इंटू वाई डॉट सर डी वाई कितना, तो डी वाई को डी वाई में रहने दीजिए। y कहां से कहां चेंज हुआ, y कंपोनेंट 0 है से a तक चला गया है, so 0 से a तक। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग, so it's a good question। so w is equal to work done is equal to, tell me sir, k is a constant, it will be y square by 2, 0 to a, so again it is coming k a square by 2, 2, so therefore total work done, work is a scalar quantity, work done total is equal to k a square by 2 plus k a square by 2, so k a square by 2 into 2 times that is equal to k a square, हाँ या ना। तो टोटल वर्क डन पहले ऐसे गया है फिर ऊपर गया है, सो नेट वर्क डन आपका कितना हो जाएगा सर, के ए स्क्वायर। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, हम लोग कैसे वेरिएबल के केस में वर्क डन निकालते हैं। तो नीट में हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो, बट एक छोटा सा स्टेटमेंट तो आ सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था अपने पास, ऐसा टाइप का तो आपको पूछ सकता है नीट में, बिकॉज दिस कैन बी सॉल्व विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा ही प्रीवियस क्वेश्चन में अगर फोर्स अब ये रहे तो फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द सेम पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का बस पूछ रहा है आपसे, तो आप ध्यान दो इसको, बस ए टू बी पूछ रहे हैं। तो पहले देख लो कहां से कहां गया पार्टिकल, शुरुआत में कहां से कहां गया सर, शुरुआत में वो 0 ओ पे था, 0,0 से कहां गया था, ए पे, दैट इज a,0 से कहां गया था सर, बी गया था, दैट वाज सर a,a। तो बस पूछ रहा है फ्रॉम ए टू बी पूछ रहा है, तो चलिए करते बस ए टू बी। तो सबसे पहले आपके पास फोर्स क्या है, तो फोर्स वेक्टर आपके पास क्या है, के वाई आई कैप, सो के वाई टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस के एक्स टाइम्स ऑफ जे कैप, ओके, या के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। नाउ फॉर सर ए टू बी, अगर मैं वर्क डन पूछूं तो मैं छोटे से वर्क डन को कैसे डिफाइन करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स, कहां से कहां तक, x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डॉट डी वाई, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर राइटिंग एफ वाई एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, कहां से कहां सर, y1 से y2 तक। अगर ध्यान दोगे तो सर यहाँ ए से लेके बी तक एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वाई में डिस्प्लेसमेंट है, सो अगेन फिर वही कंसेप्ट है, ये वाला पार्ट में dx क्या हो जाएगा, 0 है, तो dx 0 तो 0 हो जाएगा वर्क डन एक्स वाला पार्ट में। तो बस सेकेंड वाला पार्ट बचेगा, दैट इज y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट आपको लेना, y कंपोनेंट मतलब ये वाला, तो के एक्स डॉट द डी वाई कहां से कहां y कंपोनेंट चेंज किया है, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। तो जब मेरा वेरिएबल dy है उस केस में मेरा x इज ए कांस्टेंट, ये चीज आप सब समझिए, दिस वी हैव स्टडीड फ्रॉम बेसिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने समझाया था कि जो ऑपरेटर होता है वही वेरिएबल्स उसी के वेरिएबल माने जाते हैं, उसी के वेरिएबल्स या उसी के लेटर्स वेरिएबल माने जाते हैं। ये यहाँ dy है तो y वाला जितने भी लेटर्स होंगे वो वेरिएबल होगा, k कांस्टेंट x कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, k कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, कहां से कहां, 0 से लेके a तक, इंप्लाइज क्या हो जाएगा बोलो सर, k x a, और x की वैल्यू इस पूरे मोशन के दौरान कितनी है, यहां से यहां x की वैल्यू a है, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू क्या डाल दोगे, a, तो सर k इंटू a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। पिछले केस में भी के स्क्वायर आया था, इस केस में भी के स्क्वायर आया, बस तरीका अलग है, कंसेप्ट अलग है कि यहाँ पूरे मोशन के दौरान x इज वेरिएबल कांस्टेंट एंड y इज वेरिएबल, तो हम लोग x की वैल्यू डाल दिए a, हाँ या ना। नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी, 2 हो गया, 3 भी हो गया, इसको मार्क कर देते हैं बच्चा, 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज 4,
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं एवरीबॉडी। ग्राफ वाला पार्ट ऑफ थ्योरी हमने देखा था। अब फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, जैसी ग्राफ दिखे तो ग्राफ का आपका काम है स्लोप और एरिया फाइंड कर लेना। तो सबसे पहले आपको एफ और एक्स मिल रहा है, इसका दो चीज देख लीजिए। स्लोप क्या होता है बच्चा? तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कुछ नहीं दे रहा है, बट एरिया मुझे कुछ दे देगा। तो एरिया इज समथिंग लाइक डेल्टा एफ इंटू डेल्टा एक्स, एंड दैट इज नथिंग बट वर्क डन। क्या मुझे दे देगा? वर्क डन। तो चलिए देखते हैं। A force acts on a particle and displaces it from 0 to 6, 0 से लेके 6 तक डिस्प्लेस कर रहा है। फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आप एरिया निकाल दो बस। सर ये वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अब ध्यान दो, ऊपर में हाइट 1 तक है बट नीचे में हाइट -3 तक गया, तो नॉट सेम एरिया। सो आई कैन मेंशन इट द टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, लेट इट बी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकेंड पार्ट एरिया प्लस थर्ड पार्ट एरिया। सर फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? सर बेस तो नहीं दिया है, तो फॉर दैट tan 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस सेम होगा, तो 1 है तो ये भी 1 होगा। सो बेस इज 1 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 1। सर सेकेंड वाले का माइनस है, तो हाफ इंटू बेस कितना है? सर 1 से लेके 4 तक 3। सर ये 1 था, ये 1 था। आपको वो एंगल दे रखा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, यू हैव टू यूज द स्लोप फॉर्म। स्लोप से यूज करके मैंने 1 निकाल लिया, तो ये बेस कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 इज 3 इंटू हाइट कितना हो जाएगा बच्चा? तो हाइट 3 दिया हुआ है, माइनस हाफ। और माइनस हाफ का जरूरत नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ 2 इंटू 3 रेक्टेंगल। 2 इंटू 3, 2 is this one and 3 is the height. So this is 1 by 2 minus 9 by 2 minus 6. So it will be what? Tell me. Sir LCM लेंगे तो 2 आ जाएगा। सर 2 minus, sorry not 2, 2, 1 minus 9 minus 12. So something like what? Minus 20 by 2. That is equal to minus 10 joule. Work done is joule. Minus 10 joule. हाँ है ना? So we can find out the area of this graph by using this parts method 1, 2, 3, and then we have checked ये कौन से geometrical figure का represent कर रहा है. If it is below x-axis, then we will take it as negative. If it is above x-axis, we will take it as positive. तो work done हमारा negative आता है, तो हम लोग work done ऊपर जो है positive, नीचे वाले को negative मान के करेंगे। चलिए next question. Yeah. So work done by spring. So what we have over here is वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमारा क्वेश्चन ग्राफ का वाला खत्म हो गया, अब स्प्रिंग आ गया है। थोड़ा सा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, और आप फिगर जरा देख लो क्या है। आप फिगर ध्यान से समझो। वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है। अगर स्प्रिंग पे फोर्स लगाया गया किसी मोमेंट पे, वो एक्स एक्सटेंड हो गया। कितना एक्सटेंडेड है? एक्स एक्सटेंडेड है। नाउ स्प्रिंग फोर्स उस मोमेंट पे कितना काम कर रहा होगा, तो आपके लिए फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। जब एक्स एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा होगा, दैट इज के टाइम्स ऑफ एक्स। बट जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो वो फोर्स बढ़ता जाएगा। यानी स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ वेरिएबल फोर्स। नाउ इफ if the block is further displaced by displacement of dx, x extended था और dx displace कर रहा है, तो dx is that small part which has been extended, that infinitesimal distance in which spring force can be taken as constant. वो dx इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम लोग स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। kx can be treated as constant force, can be treated as constant force for displacement dx। dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम उसको कांस्टेंट
मान सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट dx लेंथ पे। So as we have already learned that we can assume fx kx to be constant, वही चीज बोल रहा हूँ। देन छोटा सा वर्क डन मेरा क्या डिफाइन हो जाएगा सर, छोटी सी वर्क डन हो जाएगी सर, जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग लग रहा है इनटू dx। सर स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रही है, dx आगे जा रही है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, माइनस kx डॉट dx। ये छोटी सी, इसी को इंटीग्रेट कर दे, इसी को इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां तक के लिए सर, x1 पोजीशन से x2 पोजीशन, x1 x इनिशियल पोजीशन से x फाइनल पोजीशन, तो मेरा पूरा वर्क डन आ जाएगा। और ये वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू कितनी आती है सर, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको ढंग से याद रखना, क्योंकि इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच फ्रॉम x1 पोजीशन टू x2 पोजीशन, या x इनिशियल से x फाइनल। तो ये फॉर्मूला आपको ऑर्डर में याद होना चाहिए कि जनरली आप एक्स इनिशियल कम होगा, एक्स फाइनल ज्यादा होगा, ये नेगेटिव ही ज्यादातर आएगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आना भी चाहिए, क्योंकि आप जब खींचते हैं कोई बॉडी को तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होता है, और हम एक्सटर्नली फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो बॉडी बाहर जा रहा है। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना काम करता है, हाफ ऑफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर इट, के इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये चीज करने के बाद नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव इसलिए आना चाहिए क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होता है। फोर्स हम बाहर लगा रहे हैं एक्सटर्नल, स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है, बॉडी बाहर की तरफ धीरे 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 जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ स्प्रिंग के बीच में एंगल 180 डिग्री है, वर्क शुड बी कमिंग नेगेटिव। और इस फॉर्मूले से वर्क नेगेटिव आएगा भी। आप एक्सपैंड करोगे, ये माइनस जब बाहर निकालोगे तो अंदर डाल दोगे तो एक्स नेगेटिव, एक्स इनिशियल पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स इनिशियल पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स फाइनल नेगेटिव हो जाएगा। ये अल्टीमेट फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सके। हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, 4 हो गया था, 5 है ये। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, a position dependent force F is given, F is this much, acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x0 से x 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर देते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। तो सर अगर वर्क डन निकालना है तो पहले छोटा सा वर्क डन हम देखते हैं कि कितना हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स जो है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। सो छोटा सा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सर एफ डॉट dx बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो हम x में छोटा सा डिस्प्लेस अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें, फिर कहां से कहां, 0 से लेके 5 तक, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू रख दीजिए 7 माइनस टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डॉट dx। कहां से कहां बच्चा, 0 से लेके 5। तो सर अगर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे, 7x आ जाएगा 0 से लेके 5 तक, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 5 तक, प्लस 3x क्यूब बाई 3 आएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 5। तो ये कितना हो जाएगा सर, 7 5 माइनस 0 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा सर, 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 से 3 कट जाएगा, और क्या आएगा सर, 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 35 माइनस 25 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 35 इज 135 जूल। 135 joule is answer coming. Answer is coming 135 joule. So simple way to calculate the work done by a variable force when it is being displaced from 0 to 5 आराम से कर सकते हैं with the help of integration। इसीलिए हम लोग बेसिक मैथ्स में क्या सीखते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इतना फ्रॉम x2 is to 3। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा सर, एफ डॉट
dx अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दे सर, सिर्फ आप एफ एक्स डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी एक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, एफ डॉट डी एक्स करेंगे, वाई का फंक्शन नहीं है, जेड का फंक्शन ही नहीं है, तो उधर डिस्प्लेसमेंट लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं रहा है। तो कहाँ से ये 2 से लेके 3 तक। सो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच बताइए बच्चा? इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? तो 3x² माइनस 8x प्लस 4 टाइम्स ऑफ dx, कहाँ से कहाँ? 2 से लेके 3 तक। तो अगर हम करें 3x³ बाई 3, 2 से लेके 3 तक, माइनस 8x² बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 3 तक, प्लस 4x, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 3 तक। क्या हो जाएगा बच्चा? 3 से 3 कैंसिल, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ, क्या हो जाएगा? 3² माइनस 2² प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2। चलिए देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 81, 81 माइनस 8 माइनस 4 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2 इज 1। व्हाट विल बी आंसर? सर 81 में से अगर 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 8 9, सो 73 माइनस 9 में से 4 गया 5, 5 4 जा 20, तो 20 माइनस प्लस 4, so plus 4, so it will be something like 77 minus 20 is 57 joules. 57 joule is coming answer, so you can verify it whether it is right or wrong, but you might have understood the process कि क्या process follow करके हम लोग इसमें force से वर्क डन निकालते हैं, जब force वेरिएबल हो, फंक्शन ऑफ x हो, फंक्शन ऑफ y हो, फंक्शन ऑफ z हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। या so we have question number 7. Find the work done by the force from A to B where x is given in this form. चलो देखते हैं। सर तो छोटा सा dw क्या हो जाएगा जरा बोलो? सर fx, क्योंकि यहाँ पे i कैप और j कैप है, fx डॉट dx x1 से लेके x2 तक प्लस fy dy y1 से लेके y2 तक प्लस fz डॉट dz, कहाँ से? सर z1 टू z2। क्या करना है देखिए इधर, सर एफ एक्स कंपोनेंट कितना है? एफ का एक्स कंपोनेंट इज 3x² डॉट dx प्लस कहाँ से कहाँ तक? सर 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई 2y डॉट dy, सर कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z, सर माइनस 3 डॉट dz, कहाँ से कहाँ तक? तो 3 से लेके 2 तक, 3 से लेके 2 तक। You need to be careful, plus plus but minus, so I have already put minus over there. So now we can do 3x³ by 3, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 प्लस तो 2y² by 2, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 1 माइनस 3z, 3 से लेके 2 तक। Lower limit was 3 to 2. Okay, so 3 3 get cancelled, 2 cube minus 1 cube plus 2 से 2 get cancelled, so 2 to the power cube is 8 minus 1 plus 1 minus 4, so minus 3 minus 3, 2 minus 1 minus 1 into 1 is minus 3. So what will come? Tell me. So 7 minus 3 plus 3. So it is 7 joule. 7 joule of work is being done by this force, which is function of 3x² I cap 2y and minus 3 kj. Chaliye, next question number 8. Okay. Now the question of spring force has come. Work done by spring force in stretching a spring of constant k from 2x0 to 3x0. सर अभी हमने फॉर्मूला देखा, सर वर्क डन बाय स्प्रिंग ये टोटली फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है, हाफ k
एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो आपको एकदम अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स इनिशियल इट इज कितना एक्सटेंडेड फ्रॉम 2x0, 2x0 का स्क्वायर माइनस 3x0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? हाफ के टू टू जा 4x0 माइनस 9x0 स्क्वायर है ना। तो हाफ के माइनस 5x0 का स्क्वायर, so -5 times of k x naught square. This is our work done. So it must be coming negative, and it is coming negative. Work done by spring is always negative. So negative यहाँ पे आ रहा है। चलिए next क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। So a graph shown below is plotted between the force F acting on the block. एक force F लग रहा है जो block पे लग रहा है, kept on a horizontal floor versus position of the particle. Find the work done of the particle when the block is reaches to 10 meter from zero. यहाँ से लेके यहाँ 10 मीटर तक जाता है। F वर्सेस X का ग्राफ आपको वर्क डन निकालना है। So we just need to find the area of the graph. यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, just need to find area of the graph. Find area of the graph. एरिया ऑफ द ग्राफ निकालने की जरूरत है। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ के लिए सर कितने पार्ट्स है। तो पहला एक ट्रेपेजियम है, दूसरा एक ट्रायंगल है, और तीसरा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ही होगा। चलिए ट्राई करते हैं। सो एरिया बेसिकली इज ऑफ हाउ मेनी पार्ट? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ट्रायंगल प्लस थर्ड पार्ट। तो चलिए निकालते हैं। The first part is half into sum of parallel sides, sum of parallel sides into height, height plus सर सेकेंड वाले का हाफ इंटू बेस, बट माइनस में होगा क्योंकि वो नीचे है। तो इट विल बी माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये और ये, सो 6 प्लस 2 8, 6 plus 2 8 into what is the height? Height is 20 minus half into what is the base? The 8 minus 6 is 2. What is the height? The 20 minus what is the length? 2 into height is what? The 20. So it is coming. So 2 4 ja. So 4 80 minus 2 2 cancel, 20 minus 40. So it is coming 20 joule of work is done. 20 joule of work is done. हाँ या ना? Just wait for 2 minutes. I'm coming. Just wait for 2 minutes.
कैन यू हियर मी? ओके, चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ एनर्जी, हमारे सामने क्या आ गया? एनर्जी। पहले एनर्जी को देखते हैं एंड देन वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ एनर्जी एज वेल। सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। ये चीजें सब इजी हैं, ये चीजें हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी, इट मीन्स इट कैन डू वर्क। अगर उसके पास एनर्जी है, इट कैन डू वर्क। क्या कहता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अकॉस्टिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग क्लास 12th में देखेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। So this form of energy can be changed from one form to another. So you know already from class your 8th, 9th, 10th concept कि energy can neither be created nor be destroyed. It can be only transformed from one form to another. Okay. तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। मास एनर्जी रिलेशन, ये आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है और इसको एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, they can be convert change into one another. Energy equivalent energy corresponding to mass is E is equal to mc स्क्वायर से एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन बता सकते थे। आइंस्टीन सर ने ये बताया था। मास इज इक्वल m इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, c इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन वी कैन फाइंड डायमेंशन इन एनर्जी हैज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। वर्क डन के बराबर होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग ऑलरेडी याद करके चलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ फोर्स का याद रखें, ml t minus 2 into displacement is how much? Length. So length is displacement. So what it becomes? Sir, m l square t minus 2. Okay. SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। SI यूनिट इज जूल। अदर यूनिट्स क्या है? अर्ग एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अदर छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अर्ग। 1 किलोवाट आवर भी चलता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। इन मैकेनिक्स वी आर ओनली कंसर्न अबाउट मैकेनिकल एनर्जी विच इज ऑफ टू टाइप्स। हम लोग अभी इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी से डील करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो हमें एनर्जी के बारे में अच्छे से डिटेल में करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो चीज बहुत अच्छे से इस चैप्टर में सीखना है क्योंकि आने वाले चैप्टर सर्कुलर मोशन एंड इवन रोटेशन, वहां पे बहुत अच्छे से ये प्रिंसिपल यूज होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई वस्तु या कोई बॉडी मूव कर रहा है तेजी से, तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, ताकत होगा, मूव करने वाला एनर्जी होगा। वो किसी से टकराएगा, वो वहां पे तो ब्रेक और शैटर कर देगा, वर्क डन कर जाएगा। इसलिए जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? Okay, so what it is saying, kinetic energy is the internal capacity of doing work of an object by the virtue of its motion. It can be calculated by amount of work done in stopping a moving body, or by the amount of work done in imparting the present velocity to the given body from rest. काइनेटिक एनर्जी का मेजर हम तभी कर सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास 5 जूल है, मतलब उस बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए स्टॉप्ड बॉडी को हमको 5 जूल ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो उतना काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर सकता है। या अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो अगर वो किसी रुके हुए वस्तु से टकराएगा तो उस पर कितना काम कर जाएगा? 5 जूल ऑफ वर्क विल बी डन। इफ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर एक m मास का बॉडी v वेलोसिटी से जा रहा है, देन एंड v इज वेरी मच एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, अगर आपके बॉडी की मास स्पीड दैट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब आपका मास भी चेंज कर सकता है। इन दैट वे वी कैन, क्योंकि मास इज रिलेटेड, सो m इज इक्वल टू m नॉट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ऐसे मास वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। अगर आपका मास speed of the body is comparable with the speed of the light, then our mass changes in the form of this formula. ये m नॉट क्या है? अगर कोई बॉडी रुका हुआ है,
अगर बॉडी मूव करने लग जाए विथ वेलोसिटी v, उसका नया वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नया मास क्या हो जाएगा, m। हाँ या ना? तो मास चेंजेस व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ सम वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी बहुत बहुत कम एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन ये रेशियो विल बी वेरी 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 स्मॉल। तो ये नियरली इक्वल टू जीरो। तो 1 माइनस जीरो इज जीरो, सो मास विल बिकम इक्वल टू एम नॉट। तो वो मास चेंज ना होके एम नॉट रह जाएगा अगर स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एक क्वेश्चन शायद पूछेगा इससे, जरूर पूछता है और पूछ देता है किसी न किसी चैप्टर के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, momentum is p is equal to mv. So if we take a ratio, k is equal to p square by 2m. Yes or not? If we will do a squaring, that will, then it will be m square v square. So one term has come extra. We will divide it by m to get the value of k. So we can say, एक फॉर्मूला आप याद रखना बहुत अच्छे से, p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m। ये बहुत जगह एप्लीकेबल होते हैं, ये न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स में, ये मॉडर्न फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। टू इसका मैग्नेटिज्म में भी यूज है, इसका बहुत सारे चैप्टर्स में यूज है, इसका आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यूज है, कहीं भी न्यूमेरिकल में इसका यूज पड़ सकता है। सो p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के, दिस शुड बी योर गो टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप जेई और मेडिकल के स्टूडेंट हैं। p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के। नाउ सर k अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। सो वी कैन से सर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं k1 by k2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर by p2 स्क्वायर। फॉर स्मॉल चेंज लेस देन 5%, जनरली जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो अगर k यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन k बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 टाइम्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ p बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ p। हाँ या ना? ये आसानी से बोल सकते हैं, अप टू 5% चेंज, अप टू 5% चेंज तक। हाँ या ना? So this slide is very important. This formula is very important. You need to practice it very much. ये आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन हैज कम, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनर्जी का पहला है। सो और अपना लास्ट क्वेश्चन का, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट नंबर? या 9 वी डिड, 9 वी डिड। सो दिस इज 10, दिस इज 10 number question. If the linear momentum of a body is increased by 50%, then by what percentage will its kinetic energy increase? तो क्या बोल रहा है, लीनियर मोमेंटम हैज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो P इनिशियल क्या मान ले, mvi, P फाइनल क्या मान ले, mvf। क्या बोल रहा है, 50% से बढ़ गया, सो P फाइनल इज नथिंग बट 1.5 टाइम्स ऑफ, या समझ रहे हैं आप, 50%, यानी Pi तो था ही प्लस 50% से और बढ़ गया, 50% ऑफ Pi। तो P फाइनल कितना हो जाएगा बच्चा, 150 by 100 ऑफ Pi, यानी मास इंटू V फाइनल इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ मास इंटू V नीचे। हाँ या ना? So mass get cancelled. V final is equal to 1.5 times of Vi. ये हम लोग को आ गया रिलेशन। नाउ काइनेटिक एनर्जी में कितना का इंक्रीज हो जाएगा? तो सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोग हाफ एम वी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना लिख सकते हैं, हाफ एम सर वी फाइनल का स्क्वायर। हाँ या ना? तो अपना कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं हाफ एम वी फाइनल के बदले यहाँ 1.5 यूज कर दो, 2.25 v इनिशियल स्क्वायर। देयरफॉर डेल्टा के ई कितना हो जाएगा सर, इफ यू सी हाफ एम वी स्क्वायर और ये 2.25, तो 2.25 माइनस 1, 2.25 माइनस 1 टाइम ऑफ हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर बाई, बाई रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.125 टू 1.25 इंटू
बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एम वी आई इनिशियल स्क्वायर, और ऊपर में कितना था हाफ एम वी आई इनिशियल स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा के ई बाई के ई इनिशियल इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चा सर 125%। 125%, हाँ या ना, आराम से 1.25 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 125%। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन ऑफ क्लास 8 है, क्लास 8 9 10 की मैथमेटिक्स है ये सब, आप आसानी से कर सकते हैं पॉज करके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कितना वेलोसिटी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली, काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली 3 टाइम्स ऑफ मोमेंटम, 3 टाइम्स ऑफ p। तो यहां से क्या लिख सकते हैं सर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम इंटू वी। तो सर यहां से m कट गया और v और v भी कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इफ आई गॉट द वेलोसिटी, तो ये तो बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। न्यूमेरिकली थ्राइस ऑफ द मोमेंटम, ये तो इजी लग रहा है, इसमें कुछ था ही नहीं, सही ध्यान से सही है। काइनेटिक एनर्जी इज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ मोमेंटम, so half mv square is equal to 3 times of mass into velocity. Mass, velocity one vector gone, so velocity is equal to 6. Yeah, seems to be correct. इस क्वेश्चन में तो कुछ खास था नहीं। यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो हाफ इंटू एम इंटू 36 हो जाएगा, यानी 18 m, और वहां क्या हो जाएगा 6 m। या सही है, 3 टाइम्स आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन, if the kinetic energy of the particle is increased by 300%, find the percentage increase in its momentum। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज हो जाती, तो फाइनल इज इक्वल टू सम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 300%, 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको क्या लिख सकते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 300 बाई 100 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कितना हो जाएगा सर, ये तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, हाफ एम गॉन, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा बच्चा 2vi हो जाएगा। v final is equal to 2vi, हाँ या ना। Now once we have got the v final as a function of vi, we can find momentum mvi। p final कितना हो जाएगा m into v final, that is equal to v final का वैल्यू 2 टाइम्स है 2mvi। therefore डेल्टा चेंज कितना हो जाएगा सर, p final माइनस p इनिशियल, फाइनल में से अगर इनिशियल को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज mvi। नाउ परसेंटेज चेंज डेल्टा p बाई p इनिशियल into 100, तो m vi divided by m vi into 100, so how much it comes 100%। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास अगर इनिशियली 10 रुपया था और वो डबल होकर 20 हो गया तो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया 100% से। अगर आपके पास 10 रुपया था और वो 5 रुपीज बढ़ गया, यानी 10 का आधा और बढ़ गया, तो आपके पास कितने परसेंट से वैल्यू बढ़ गया 50% से। तो डिपेंड करता है कि वो जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो कितना परसेंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू उससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए करते हैं सर,
मोमेंटम अगर अप टू 5% वी कैन डू सम अप्रोक्सीमेशन, अप टू 5% तक हम लोग अप्रोक्सीमेशन वो एरर वाला यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन तक चलता है। अप टू 5% वी यूज पावर फॉर्मूला, वी यूज पावर फॉर्मूला ऑफ एरर एनालिसिस, पावर फॉर्मूला ऑफ एरर वाला एरर एनालिसिस। क्या कहता है ये? सर वी नो सर P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के। यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं सर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, implies change in kinetic energy with respect to kinetic energy is twice the change in momentum by horizontal momentum। हाँ या ना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज डेल्टा के ई बाई के ई into 100 is equal to 2 times of change in momentum by momentum into 100%. So 2 into what is the change in the momentum? 3%. So it is 6% का change होगा काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना? यस, वी कैन फाइंड इट आउट। आप आराम से ये रिलेशन, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यू मस्ट बी प्रेटी मच वेल वर्स्ड विद दिस फॉर्मूला। जहां पे ये फॉर्मूला बोले तुरंत इसको यूज करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, व्हाट इट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 14। If two particles of mass 4 kg and 7 kg have same momentum, then find the ratio of their kinetic energy। सर दो पार्टिकल का मोमेंटम यानी सर P of 4 kg and have same is equal to P of 7 kg, implies अगर मैं लिखूं तो सर 4 into V of 4 V1 is equal to 7 into V of 2। तो सर या 4 और 7 कर दो, तो V4 by V7 is equal to 7 by 4। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 7 इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू मास ऑफ 7 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ 7 kg का स्क्वायर। तो आप इसको देखो, हाफ से तो हाफ गॉन, मास ऑफ 4/7 इज 4/7 इंटू सर V4/V7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। V4/V7 यानी 7 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 बाई, हाँ है ना? 7 और 4 ऊपर नीचे कट जाएगा, आसानी से हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो यू नीड टू बी प्रेटी गुड विथ कैलकुलेशन। आपको ये सब सिंपल सिंपल मिस्टेक्स इन क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर दोगे देन यू विल बी स्टक एंड यू विल लूज प्रेटी इजी मार्क्स विच अदर स्टूडेंट कैन स्कोर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है या 14 है, 15। If kinetic energy of a particle is increased by 125%, find the percentage change in the momentum। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था प्लस 125% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बढ़ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 1.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज 2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या होता है? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 पॉइंट इंटू हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। सर हाफ एम हटा दो, सो वी फाइनल इज कमिंग एज 1.5 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल। ये एक रिलेशन आ गया। नाउ सिंस वी हैव गॉट दिस रिलेशन वी कैन अप्लाई फॉर द मोमेंटम। सर पी इनिशियल क्या होता है? सर पी इनिशियल इज इक्वल टू एम इंटू वी आई, हाँ है ना? पी फाइनल कितना होता है? पी फाइनल होता है एम इंटू बी फाइनल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सर एम इंटू वी फाइनल के बदले क्या लिख सकते हैं? 1.5 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ एम वी आई। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज
Sir, 0.5 times of MVI. Therefore, the delta P by P initial into 100 कितना हो जाएगा बच्चा? तो 0.5 times of MVI by P initial कितना है? MVI into 100. MVI कट गया, इट इज 50% का आपको इंक्रीमेंट है। अगर 125% से बढ़ता है तो ये 50% से मोमेंटम बढ़ता है। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चन करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है और आप क्लास 11th में हैं, गो प्लीज पिक अप योर बुक ऑफ क्लास 8 का मैथमेटिक्स उठाइए, लीनियर अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिए। द मोर यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द मोर यू विल गेट बेटर विद द न्यूमेरिकल। आप क्लास 8, 9, 10th का न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस ऑफ मैथ है, अगर आपको फिजिक्स के मेडिकल में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अभी क्लास 11th में अगर आप हैं तो आपके पास टाइम है, गो वॉच द वीडियोस। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, और आप जाके मैथ्स के क्वेश्चंस वर्ड फॉर्मूला वर्ड प्रॉब्लम वाले आप क्लास 8, 9, 10th के लगाइए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। कैलकुलेशन आपका वीक हो सकता है, कैलकुलेशन पे बेटर आपको करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है, मतलब आपने पहले न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व नहीं किया, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास 8, 9, 10th के वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स बुक, खास तौर के आईसीएसई बुक्स वाले आप ले सकते हो, सेलिना का। वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आर एस अग्रवाल के वर्ड प्रॉब्लम्स है, या आर डी शर्मा के वर्ड प्रॉब्लम्स है, प्लीज सॉल्व इट टू गेट ए बेटर वर्जन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट इट बी फॉर टुडे दिस मच। आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका भी यूज सर्कुलर मोशन में और आपका रोटेशनल मोशन में होगा। टिल देन आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़िए। चलिए बाय, टेक केयर।